Hey everyone, myself Inam. Today we are going to talk about something really important for retaining wall, bearing pressure check, which come under the umbrella of stability check. It's all about making sure the wall can handle the weights it's supporting without any problem. We will learn why it matters and how to check to keep our retaining wall safe and strong. So let's get started. In this particular video lecture, we will explore how engineers calculate the stability check and how they know that the retaining wall is safe or not. In previous video lecture, we had studied the two previous check of the stability, that were the overturning check and the sliding check of the retaining wall. So in this video lecture, we will completing the stability check. In this particular video lecture, we will only discussing about the bearing pressure check of the retaining wall. So आज के मौजू में बेरिंग प्रेशर चेक ऑफ द रिटेनिंग वॉल चेक करेंगे कि आया फाउंडेशन वॉल एबल है कि वो जो सेल्फ वेट या बैकव्हील की वजह से जो फोर्सेस या प्रेशर काज हुआ है वो रेजिस्ट कर सकता है, बियर कर सकता है या नहीं। आज के लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था फॉर टू चेक ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग, तो आज थर्ड चेक करेंगे स्टेबिलिटी चेक, बेरिंग प्रेशर चेक। सो एग्जांपल वही हम लोगों ने लिया है विद सरचार्ज 400.4 फीट स्क्वायर, अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी जो कि लाजमी गिवन होगी, जो टेक्निकल रिपोर्ट से हमें प्रोवाइड की गई है वो हम लोगों ने मेंशन करना है। ये थ्रो टेस्ट हमें दी गई होगी। तो न्यूमेरिकल का कुछ डेटा ये था कि सरचार्ज ये है, कंक्रीट का जो प्रॉपर्टी 4500 PSI, yield स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील 60,000 PSI, अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी थ्रो जो टेक्निकल रिपोर्ट या बेरिंग कैपेसिटी के टेस्ट से हमें प्रोवाइड की गई है वो 8000 PCF यानी पाउंड पर क्यूबिक फीट या पाउंड पर फीट स्क्वायर है, या PSI पे तो पाउंड पर फीट स्क्वायर, और F यानी फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड बैकफिल सॉइल वो 0.6 है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो 30 डिग्री है। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल वो 120 PCF है, पाउंड पर क्यूबिक फीट, और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट जो कि यहाँ पे गिवन है, यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट वो 150 PCF है। और क्वेश्चन के रॉड डेटा को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले जो लाजमी चीज़ है वो ज्योमेट्री ऑफ द रिटेनिंग वॉल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्रो प्रोसीजर सब मैंने समझाया कि ACI कोड की मदद से किस तरह हम लोग ज्योमेट्री ऑफ द रिटेनिंग वॉल फाइंड करते हैं। ये एक पिक्चर थी कि अगर टॉप वेट ऑफ द स्टेम क्या होगा, बॉटम वेट, थिकनेस ऑफ द टो स्लैब, वेट ऑफ द फाउंडेशन क्या होगी, ये सब चीज़ें ACI के मुताबिक है। तो हम लोगों ने सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल जो कि 11 फीट 6 इंचज़ और 3 फीट 6 इंचज़, ये हम लोगों ने ऐड करना है। तो 15 फीट हमारे पास लेंथ ऑफ दी हाइट ऑफ दी रिटेनिंग वॉल आ जाएगी। फिर हम लोगों ने वेट ऑफ दी फाउंडेशन कैलकुलेट करना है कि फाउंडेशन कितना होना चाहिए। तो ACI के मुताबिक इस रेंज के वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 0.4 टाइम्स ऑफ H टू 0.65 टाइम्स ऑफ H। तो मैंने यहाँ पे 0.65 टाइम्स ऑफ H मैंने लिए। तो H की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 9.75 B की वैल्यू मिल जाती है। फिर जो थिकनेस ऑफ दी टो स्लैब है वो हम लोगों ने लेना है, जो कि यहाँ पे B रेंज गिवन है H/15 से लेकर H/10 तक। तो इस रेंज में हम लोग वैल्यू ले सकते हैं H/15 से लेकर H/10 तक। तो मैंने जो ली है वो H/12 ली है। तो H की वैल्यू पुट करने के बाद डिवाइड करने के बाद हमारे पास थिकनेस ऑफ द टो स्लैब आ जाएगा 1.25 फीट आ जाएगा। फिर लेंथ ऑफ द टो कितना होगा, यानी इस एज से लेकर जो स्टेम का एज है इससे लेकर या टो तक जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना होगा। अकॉर्डिंग टू ACI कोड वो B/3 यानी 1/3 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द फाउंडेशन हम लोग लेते हैं। तो वो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाती है 3.25 फीट आ जाती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे एक सरचार्ज की वैल्यू थी 400 पाउंड पर फीट स्क्वायर थी। तो उसका इक्विवेलेंट डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम लोगों ने यूनिट वेट ऑफ द सॉइल से इंटेंसिटी डिवाइड करनी है। तो कैलकुलेशन के बाद वो 3.33 फीट आ जाती है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया, काफ़ी टाइम इस पे लगाया था। तो मैं थॉरली जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
Now the main point is this, what will be the location of the forces. रिटेनिंग वॉल में बेरिंग प्रेशर चेक के लिए हम लोगों ने रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी फोर्सेस है उसका हम लोगों ने लोकेशन फाइंड करना है। तो 4 मुख्तलिफ कंडीशन हमारे पास आ जाती है। हर कंडीशन के लिए फिर Q1 Q2 यानी सवाल का जो प्रेशर है वो अलग होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने लोकेशन ऑफ द फोर्सेस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लें कि 4 सिनेरियो है जहाँ पे रिजल्टेंट अगर लाई कर रहा था तब उसका फार्मूले वगैरह अलग आएंगे। यानी अगर मिड पे लाई कर रही थी, रिजल्टेंट का लोकेशन मिड पे था, यानी विड्थ ऑफ द फाउंडेशन के मिड ऑफ द स्पेन पे रिजल्टेंट लाई कर रही थी, तब जो Q1 होगा वो Q2 यानी प्रेशर ऑफ द सॉइल बराबर होगा, इक्वल होगा। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि जो रिजल्टेंट लाई कर रहा था 1/3 ऑफ द फाउंडेशन विड्थ, तो यानी दरमियान में लाई कर रही थी। यानी इस तरह हम लोगों ने फाउंडेशन को यानी बी की जो वैल्यू है 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर रिजल्टेंट यानी इस रेंज में लाई कर रही थी, 2 और 3 के दरमियान लाई कर रही थी, यानी या मिड पे लाई कर रही थी, इन दोनों के दरमियान में कहीं पे लाई कर रही थी, तब जो सॉइल का प्रेशर होगा वो कुछ रेक्टेंगुलर या ट्रेपेजॉइडल टाइप होगा। रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर टाइप होगा, यानी ट्रेपेजॉइडल टाइप होगा। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे Q1 होगी इस एज पे और यहाँ पे Q2 होगी। तो ये हम लोगों ने फिर कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन को देखते हुए कि कहाँ पे रिजल्टेंट लाई कर रहा है। फिर अगर ये रिजल्टेंट लाई कर रहा था 1/3 ऑफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, अगर यहाँ पे लाई कर रही थी यानी बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द 1/3 एज ऑफ द 1/3 पे लाई कर रही थी, तब उसका जो पैटर्न होगा वो कुछ यूँ होगा कि Q1 की वैल्यू तो मैक्सिमम हमारे पास आएगी, यानी सॉइल की ये जो फिगर से नीचे ये वाली है, ये सॉइल का प्रेशर है अगेंस्ट द अप्लाइड लोड या जो भी रिजल्टेंट लोड है उसके अगेंस्ट सॉइल का प्रेशर किस तरह होगा, इक्वल होगा, ट्रेपेजॉइडल होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो यहाँ पे देख ले Q1 यहाँ पे होगा और Q2 यहाँ पे होगा, लेकिन Q2 की वैल्यू 0 होगी, यानी एक साइड पे मैक्सिमम प्रेशर दे रहा है सॉइल और दूसरी साइड पे 0 प्रेशर दे रहा है। फिर अगर ये 1/3 से भी बियॉन्ड लाई कर रही थी रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेशन, तब यहाँ पे जो Q2 की वैल्यू 0 वो हील से थोड़ी सी आगे वहाँ पे हमें शो कर देगी और यहाँ पे Q1 होगी। तो ये आपने कंडीशन को समझना है कि रिजल्टेंट कहाँ पे लाई कर रहा होगा। अभी हम लोगों ने सबसे पहले बेरिंग प्रेशर चेक में यही कैलकुलेट करना है ज्योमेट्री के बाद जो फोर्सेस है और टर्निंग मोमेंट, जो रेजिस्टिंग मोमेंट है वो हम लोगों ने कैलकुलेट की है लास्ट लेक्चर में, वो आप देख सकते हैं। सिर्फ मैंने वही वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट करना है, लोकेशन ऑफ द फोर्सेस। तो उसके लिए मैंने ये जो भी लोकेशन आ जाता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने ये डायग्राम लेने हैं। इस सवाल का जो प्रोफाइल कौन सा होगा, विद इन मिडल थर्ड होगा 8, एज ऑफ द मिडल थर्ड होगा, आर्क आउटसाइड ऑफ द मिडल थर्ड होगा, वो अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स लोकेशन के लिए हमारे पास कुछ डेटा चाहिए होगी, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। यानी रेजिस्टिंग मोमेंट कितना होगा वो हम लोगों ने कैलकुलेट की है, और टर्निंग मोमेंट कितना होगा हम लोगों ने कैलकुलेट किए। फिर जो समेशन ऑफ फोर्सेस है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किए लास्ट लेक्चर में। तो मैंने सिर्फ वही वैल्यू लास्ट लेक्चर वाली वीडियो से मैंने ली है। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस दी कि लास्ट वीडियो लेक्चर से मैंने ये लिया है। ये रिजल्टिंग मोमेंट यानी समेशन ऑफ W मल्टीप्लाई बाई X मैंने कैलकुलेट की थी थ्रू अ टेबल, वो आपने ये ऐड करना है, समेशन लेना है, फिर वो वैल्यू लेनी है। वो टर्निंग मोमेंट के लिए एक्टिव फोर्स कैलकुलेट करना है, उसका लोकेशन कैलकुलेट करना है, दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करके 37.6 के फीट आ जाती है। और ये फोर्सेस हम लोगों ने इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट की थी, उनका सम अप करना है। तो हमारे पास RV की वैल्यू 16.234 की आ जाती है। तो ये सब डेटा चाहिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। तो इसके लिए एक आसान सा फार्मूला समझ ले कि ये होगा कि A टाइम्स ऑफ RV इज इक्वल टू रेजिस्टिंग मोमेंट माइनस ओवरटर्निंग मोमेंट। यानी रेजिस्टिंग मोमेंट से मैंने ओवरटर्निंग मोमेंट माइनस करना है, फिर R से डिवाइड करना है, RV से डिवाइड करना है।
तीनों वैल्यू गिवन है तो एक वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। RV की वैल्यू 16.324 है। M रेजिस्टिंग मोमेंट की वैल्यू लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट की 97.933 की फीट है। और टर्निंग मोमेंट एक्टिव फोर्स मल्टीप्लाई बाई द लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स या मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई करने के बाद 37.6 की फीट आ जाता है। माइनस और कैलकुलेशन करने के बाद डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू 3.72 फीट आ जाती है। तो इसका यह मतलब है कि टोटल हमारे पास विड्थ ऑफ द फाउंडेशन कितनी थी 9.75। उसको अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे पास एक हिस्सा का जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। तो हमारे पास एक हिस्सा का डिस्टेंस 3.25 मिल जाएगा, दूसरे का 6.5, फिर तीसरे का 9.75 यानी टोटल। तो मैंने इनको यानी विड्थ ऑफ दी बी की वैल्यू को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा यहाँ पे एक यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3.25 है, लेकिन हमारे पास एक वैल्यू कितना ही 3.75 यानी यहाँ से ग्रेटर है, और 3.65 से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3.65 है, यहाँ से लेस है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3.25 है, और हमारे पास जो वैल्यू आई वो 3.72 आई, मतलब ये लाई करेगा यहाँ पे। तो इसका ये मतलब एक आर विद इन मिडल थर्ड लाई कर रहा है। ये आपने अगर समझ ली तो आपके लिए आसानी होगी। तो फिर ये है कि यहाँ से हमें पता चल गया कि आर लाई कर रहा है मिडल थर्ड में। तो उसके लिए जो सवाल का जो रिस्पांस है वो यूँ होगा, ट्रेपेजॉइडल टाइप होगा सवाल का रिस्पांस। तो यहाँ पे Q1 होगी और यहाँ पे Q2 होगी। Q1 और Q2 क्या है, सॉइल का जो प्रेशर है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो सॉइल का प्रेशर है Q1 का फार्मूला ये है और Q2 का फार्मूला ये है। इसका जो डायग्राम कुछ यू बनता है, ट्रेपेजॉइडल है तो इसका डायग्राम यू बनता है। और ये Q1 और Q2 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे फार्मूले गिवन है फॉर ईच कंडीशन ईच सिनारियो। लास्ट जो स्लाइड्स में हम लोगों ने 4 कंडीशन दिखाई थी, 4 सिनारियो। फॉर ईच Q1 और Q2 का फार्मूला डिफरेंट होगा, तो वो हम लोगों ने देखना है। तो यहाँ से हम लोगों ने चेक किया कि आर यानी रिजल्टेंट फोर्स का लोकेशन लाई कर रहा है विद इन द मिडल थर्ड। तो उसके लिए ट्रेपेजॉइडल सॉइल रिस्पांस होगा Q1 और Q2 का फार्मूला, फिर उसी कंडीशन के लिए ये होगा। ये दो फार्मूला नेक्स्ट स्लाइड में मैं दोनों को लिखूंगा और AL वगैरह रिप्रेजेंट करूंगा कि वो कौन कौन सी वैल्यू है। और मैंने दोबारा Q1 और Q2 की फार्मूला वगैरह लिखी है। तो Q1 के फार्मूले में LARVL ये फैक्टर है और Q2 के फार्मूले में भी यही फैक्टर यूज़ होंगे। तो दोनों के लिए जो फैक्टर है वो सेम रहेगा। एक वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की लास्ट स्लाइड में 3.72 फीट, और L की यानी लेंथ ऑफ दी रिटेनिंग वॉल या वेथ ऑफ दी रिटेनिंग वॉल वो क्या है 9.75। बी की वैल्यू जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। RV प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने टेबल 8 कैलकुलेट की थी 6.3234 की। तो इन्हीं वैल्यूज़ को इन दो फार्मूले में पुट, फॉर Q1 इस फार्मूले में पुट करना है और फॉर Q2 इस फार्मूले में पुट करना है। L की जगह हम लोगों ने 9.75 पुट करना है, A की जगह हम लोगों ने 3.72, RV की जगह 16.234 और L की जगह 9.75 पुट करना है। और यहाँ पे भी इसी तरह सब्स्टिट्यूशन करनी है फॉर ALRV। सो जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो हम लोगों ने पुट करना है। कैलकुलेशन करने के बाद QA की वैल्यू 2.848 KSF में आ जाती है, और यहाँ पे Q2 की वैल्यू 0.482 KSF आ जाती है। तो इसका यह मतलब है हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन अलेवेबल बेरिंग कैपेसिटी है वो 8000 PSF है या 8 KSF है। यानी किप में अगर लूँ तो 8 KSF है। और हमारे पास कितना है सॉइल का जो प्रेशर है कास्ड बाय द अप्लाइड लोड वो 2.84 मैक्सिमम है। तो हमारे पास जो कंडीशन ये फुलफिल हो रही है कि जो अलाउएबल बेरिंग कैपेसिटी है वो इन दोनों से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो इसका यह मतलब है कि बेरिंग प्रेशर चेक इज़ ओके। अगर ये इनमें से इन Q1 और Q2 में से कोई सी भी वैल्यू QA से अगर ग्रेटर आई तो इसका यह मतलब है कि बेरिंग प्रेशर चेक इज़ नॉट ओके।
for this condition. So the engineer interrupt in this manner that एक कंडीशन को देखते हुए वो ये चेक करता है कि ये फेल होगा, ये फेल नहीं होगा। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ओके है। क्यों ओके है? क्योंकि अलाउएबल बेरिंग कैपेसिटी इज़ ग्रेटर देन Q1 एंड Q2, इन दोनों से ग्रेटर है। अगर कम आई थी तब इसका यह मतलब है बेरिंग प्रेशर इज़ नॉट ओके, हियर द बेरिंग प्रेशर इज़ ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। सो होप you like and share the video lecture. Thank you. Allah Hafiz.